गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कैपिटल बजटिंग का नंबर 3 एंड नंबर 4 का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये जो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है वो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर एमकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड एनईपी के लिए एंड बीबीए, एमबीए, सीए एंड अदर यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में कैपिटल बजटिंग का टॉपिक होगा, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से। 3 एंड 4 ऐसे दो प्रॉब्लम हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये सक्सेस पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है। Rahaway Limited is producing article mostly by manual labor and is considering to replace it by new machine. Rahaway Limited जो है वो आर्टिकल्स बनाते हैं जो मैनुअल लेबर के मतलब जो मैनुअल होते हैं लेबर्स, तो उनके हाथों से मतलब ये बनाए जाते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, उनको ये रिप्लेस करना है बाय न्यू मशीन, मशीन से रिप्लेस करना है मैनुअल लेबर को। तो देयर आर टू अल्टरनेटिव मॉड्यूल X and Y of new machine. Prepare a statement of profitability showing payback period from the following information. तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें दो दो प्रोजेक्ट है Y एंड X एंड Y, तो उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए 5 ईयर की इंफॉर्मेशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो प्रोजेक्ट एक्स की जो प्रॉफिट है 10,000, 10,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड प्रोजेक्ट वाई के प्रॉफिट है 8,000, 8,000, 12,000, 6,000, 7,000। अभी हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सो हम सॉल्यूशन लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई की पहले हमने क्या कर दी, प्रॉफिट की टोटल कर दी। तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो 4 इयर्स की ही टोटल 30,000 होती है। तो यहाँ पर देखिए तो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम में एक अमाउंट जो है वो मिसिंग है, वो है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट। तो ये जो रिप्लेस होने वाली है न्यू मशीन के साथ, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है ये प्रॉब्लम में दी नहीं गई है। तो हम यहाँ पर वो जो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है वो फिक्स कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है जो मिसिंग है प्रॉब्लम में से, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 30,000 है। तो न्यू मशीन के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो होगी 30,000 बोथ मशीन्स के लिए। तो दो ऑप्शन है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई से जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो जो एक्स वाई का जो प्रॉफिट है तो उसकी हमने टोटल की। तो जो एक्स है उसकी 10,000, 10,000, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो वो आती है 30,000। वो कितने ईयर में रिकवर होती है, 4 ईयर में रिकवर होती है। और प्रोजेक्ट वाई जो है उसकी जो प्रॉफिट है 8,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, लेकिन 6,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 8,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 यहाँ तक हमने टोटल कर दी तो वो 28,000 हो जाती है। तो जो 28,000 अमाउंट है वो हमें थर्ड ईयर तक ही रिकवर होती है। फोर्थ ईयर की जो अमाउंट है 6,000 वो पूरी नहीं यूज करनी पड़ेगी क्योंकि 6,000 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो टोटल है वो आ जाएगी 34,000, यानी कि जो 30,000 रुपीज है वो हमारे कितने ईयर में रिकवर होंगे, 3 इयर्स एंड सम मंथ्स में रिकवर हो जाएंगे। सो प्रोजेक्ट एक्स जो है उसकी 30,000 की अमाउंट कितने ईयर में रिकवर होती है, 4 ईयर में। और प्रोजेक्ट वाई जो है उसकी ऑन एन एवरेज कितने ईयर में रिकवर होती है, थर्ड ईयर में। सो द पेबैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट एक्स and Y are 4 years and 3 years respectively, and thus
प्रोजेक्ट वाई शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज शॉर्टर पेबैक पीरियड। तो प्रोजेक्ट वाई जो है वो हम प्रिफर करेंगे क्योंकि उसका जो पेबैक पीरियड है वो एक्स से क्या है, कम है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट किया है। अभी प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो थोड़ा सा अभी बड़ा है, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें दो मेथड्स हमें यूज करनी है। तो कंपनी स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, द कंपनी इज कंसिडर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन अ प्रोजेक्ट। कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 1 लाख इन अ प्रोजेक्ट। द फॉलोइंग आर इनकम फोरकास्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फर्स्ट ईयर का इनकम होगा 10,000, सेकंड ईयर का 40,000, थर्ड ईयर का 60,000 एंड फोर्थ ईयर का 20,000। फिफ्थ ईयर में कोई भी इनकम नहीं है, नील है। From the above information, you are required to calculate payback period. First हमें payback period calculate करना है. Secondly, discount payback period at 10% interest factor. अगर interest factor 10% होगा तो discounted payback period भी हमें count करना है। तो अभी हम solution prepare करते हैं। इस solution के लिए भी हमें अभी जो income है वो varies है, so हमें cumulative cash inflow का statement calculate करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर prepare करते हैं cumulative कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट। सो फर्स्ट कॉलम ईयर का, सेकंड कॉलम एनुअल कैश इनफ्लो का। यहाँ पर एनुअल कैश इनफ्लो दिया गया है 10,000, 40,000, 60,000, 20,000 एंड नील। सो इस तरह से हमने यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो लिख दिया, 10,000, 40,000, 60,000, 20,000 एंड नील। अभी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए पहले ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का, वो 10,000 ही आएगा। सेकंड ईयर का इस 10,000 में हम ये 40,000 ऐड कर देंगे तो 50,000। थर्ड ईयर का 50,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो 1,10,000। नेक्स्ट 1,10,000 में हम 20,000 ऐड कर देंगे तो 1,30,000। एंड फिफ्थ ईयर का कुछ भी नहीं है, सो फिफ्थ ईयर का उतना ही रहेगा, 1,30,000। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया। अभी जो है हमारा जो अबव टेबल है, इसमें क्या दिखता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, वो कहाँ पर रिकवर हो जाती है, थर्ड ईयर में ही रिकवर हो जाती है, क्योंकि थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना आया है, 1,10,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अबव टेबल शोज दैट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो एक्सीड्स द इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट से क्या है, ज्यादा है, ऑफ रुपीज 1 लाख। दस द पेबैक पीरियड इज एज फॉलोज। तो पेबैक पीरियड कितना आएगा, पहले 2 ईयर कंप्लीटेड है, सो 2 ईयर्स प्लस हम थर्ड ईयर का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरह से हमने सेकंड प्रॉब्लम में किया था उसी तरह से अभी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 ईयर्स प्लस पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स प्लस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, माइनस हम यहाँ पर लेंगे जो सेकंड ईयर की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो थी वो 50,000, और उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करेंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारे 2 ईयर्स कंप्लीट है तो 2 ईयर्स प्लस सेकंड ईयर की 50,000 की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, उसको हम एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अभी कैलकुलेशन लिखते हैं, सेकंड ईयर प्लस, मतलब 2 ईयर्स पूरे हैं, कंप्लीट है, तो 2 ईयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है हमारी 1 लाख, उसमें से हम सेकंड ईयर का, यानी कि जो सेकंड ईयर था उसका इनफ्लो क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव इनफ्लो माइनस करेंगे और एनुअल इनफ्लो से उसको डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद 1 लाख में से 50,000 माइनस करके 50,000 आए, उसको 60,000 से डिवाइड किया। आपको यहाँ पर कैल्सी यूज करना है क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट में आता है। तो 2 ईयर्स प्लस 0.833, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.833 ईयर्स। तो इस तरह से हमने पेबैक पीरियड पहले कैलकुलेट किया है। हमने जो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं वंस अगेन पे बैक पीरियड आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने एनुअल कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट कैलकुलेट किया, और जो हमारे अमाउंट है वो सेकंड ईयर के बाद, मतलब थर्ड ईयर में रिकवर होती है, तो 2 ईयर्स हमने कंप्लीटेड लिए और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में से सेकंड ईयर का क्यूमुलेटिव इनफ्लो माइनस किया, एनुअल इनफ्लो से डिवाइड किया और कैलकुलेट करके पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया।
अभी सेकंड कैलकुलेशन हमें करना है जो अभी न्यू है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एट 10% इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो 10% बताया गया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है, तो उसके हिसाब से ये हमें अब स्टेटमेंट अभी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पहला कॉलम लेंगे ईयर का, सेकंड कॉलम लेंगे कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम लेंगे डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% का, फोर्थ कॉलम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब सेकंड इंटू थर्ड, ये कॉलम इंटू ये कॉलम करके हमें ये अमाउंट निकालनी है। और फोर्थ कॉलम में, सॉरी फिफ्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो आप अभी पूछेंगे कि ये जो अमाउंट्स है वो कहाँ से आई। ये जो अमाउंट है 0.90 91, यहाँ पर 0.8265, यहाँ पर जो है ये जो होती है जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, ये ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दी हुई होती है, मतलब वो हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करनी है, वो प्रॉब्लम में गिवन होती है। तो प्रॉब्लम में यहाँ पर ये भी मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर ये फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में यहाँ पर ये लिख दी है, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर के 0.9091 यानी कि 9091, सेकंड ईयर की 0.8265, थर्ड ईयर की 0.7513, फोर्थ ईयर की 0.6830 एंड फिफ्थ ईयर की 0.6209। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है उसमें ये वैल्यूज लिख देंगे, मतलब हमें क्या कैश इनफ्लो भी गिवन होता है, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन होती है, हमें कैलकुलेशन क्या करना है, सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन करना है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम 10,000 इंटू 0.091 करेंगे तो उसका आंसर आया 9091। नेक्स्ट 40,000 इंटू 0.8265 करेंगे तो उसका आंसर आया 33,060। नेक्स्ट 60,000 इंटू 0.7513 करेंगे तो उसका आंसर आया 45,078। नेक्स्ट हम 20,000 को 0.6830 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आया 13,660। और लास्ट ईयर में यहाँ पर जीरो है, सो जीरो इंटू ये करेंगे 0.6209, तो आंसर कितना आएगा, जीरो यानी कि नील। सो इस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट की, कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और अभी इनकी हम टोटल करेंगे। तो टोटल किस तरह से करनी है, तो फर्स्ट ईयर की क्यूमुलेटिव वैल्यू उतनी ही आएगी 9091। सेकंड ईयर की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9091 में 33,060 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 42,151। थर्ड ईयर की कैलकुलेट करने के लिए हम 42,151 में 45,078 ऐड कर देंगे, तो वो आया 87,229। नेक्स्ट हम 13,660 इसमें ऐड कर देंगे, तो फोर्थ ईयर की आई 1,08,89। और अभी यहाँ पर जीरो है तो फिफ्थ ईयर की उतनी ही आएगी 1,08,89। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू कैलकुलेट की। तो अभी आप देखेंगे जो 1 लाख की अमाउंट है वो कहाँ पर रिकवर हुई है, फोर्थ ईयर में, क्योंकि फोर्थ ईयर में हमारी अमाउंट आई है 1,08,89। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 3 इयर्स कंप्लीटेड लेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 इयर्स कंप्लीटेड मतलब 3 इयर्स प्लस थर्ड ईयर की क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू। उस 87,229 को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में से माइनस करेंगे, और इसी ईयर की जो एनुअल इनफ्लो है तो उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज ऑब्जर्व दैट अप टू फोर्थ ईयर of rupees 1 lakh is recovered because the discounting cumulative cash inflow exceeds the original cash outlay of rupees 1 lakh. Thus, the discounted payback period calculated as follows. So, payback period is equal to
3 इयर्स पूरे हैं, सो 3 इयर्स हम लेंगे, प्लस 1 लाख इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है, उसमें से हम माइनस करेंगे थर्ड ईयर की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की अमाउंट, तो ये है 87,229, वो माइनस करेंगे। और फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो जो है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो है 13,660, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 3 इयर्स प्लस यहाँ पर माइनस करके अमाउंट आ गया 12,771, उसको 13,660 से डिवाइड कीजिए, तो आंसर आया है 3 इयर्स प्लस 0.935, तो इसकी टोटल करके हम लेंगे 3.935 इयर्स। तो इस तरह से हमने डिस्काउंटेड मेथड से भी कैलकुलेट किया है प्रेजेंट वैल्यू को, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड से और सिंपल पेबैक पीरियड मेथड से भी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर बोथ मेथड थी, तो आपको जो 18 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो इसी तरह से बोथ 2 या 3 मेथड से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर होता है वो दिया जाता है, आपको कोई भी ये कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था फोर्थ नंबर का, और ये हमने बोथ मेथड से कैलकुलेट किया है, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से। तो ये डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स था। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है, फर्स्ट पेबैक पीरियड से कैलकुलेट किया है सिंपल, एंड नेक्स्ट हमने ये स्टेटमेंट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।